गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि परम आईएएस ने डेली मेंस आंसर राइटिंग का वीडियो क्लास शुरू किया है, कोर्स भी शुरू किया है डेली मेंस आंसर राइटिंग का। उसमें आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं लिखने के लिए, और उसका जो है लिखने के बाद आपकी कॉपी को इवेल्युएट करके उसका मॉडल आंसर दिया जाता है। और मॉडल आंसर के साथ साथ ये जो वीडियो क्लास है वो भी आपको दिए जाते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे ये आपके डे 6 का ये है मॉडल क्वेश्चन है जो दिया गया है D6 का। और ओवरऑल जो है वो 47 और जो नया है डेली मेंस आंसर राइटिंग उसके लिए डे 6 का क्वेश्चन है। ये आपके ज्योग्राफी से है, इंडियन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे और इसका इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी में क्या क्या दिखेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है डिस्कस द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है ना। मिट्टी निर्माण के कौन कौन से मुख्य कारक हैं उसके बारे में पूछ रहा है। और व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया। भारत में मिट्टी का जो मृदा का जो अपरदन हो रहा है या मृदा का जो है क्षरण हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उस चैलेंज के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देख लिया कि सॉइल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिया में जो है सॉइल्स का डिग्रेडेशन जो हो रहा है, मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपने देखा मेजर फैक्टर्स कौन से हैं मृदा के मिट्टी के बनने में, और दूसरा है कि मृदा के अवरदन में या उसके अपक्षयन में, ठीक है, या उसके जो है डिग्रेडेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है जिसको हम उसे रोक सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो मृदा के क्वालिटी को या मृदा के क्षरण को बढ़ावा देते हैं। तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो में क्या देना है, इंट्रो में आपको देना है, यहाँ पे दिया हुआ है सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में बताया गया है। उसमें आने से पहले आपको सबसे पहले इसमें ये लिखना पड़ेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड, है ना, ICAR, Indian Council of Agriculture and Research. According to the Indian Council of Agriculture and Research, Indian soils is divided into 8 पार्ट, है ना। इंडियन सॉइल्स इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। भारत की मिट्टी को भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा है। वो कैसे बांटा है, वो मृदा की जो है प्रकृति को, उसकी जो नेचर्स है उसकी नेचर्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल, on the basis of the nature of the soils, Indian Council of Agriculture and Research Organization has divided the soil of India into 8 parts. भारत की मिट्टी को कितने हिस्सों में बांटा है, 8 पार्ट में बांटा है, ठीक है। किसके आधार पे, नेचर के आधार पे। अब हम देखेंगे उसके लिए जो फॉर्मेशन है मृदा का, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो मृदा के जो फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के बनने में रोल प्ले करते हैं उसमें फिजिकल फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आएंगे, आपको पता है। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा सनलाइट आ जाएगा, ठीक है ना, वाटर सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी, किस में आ जाएगी, फिजिकल फैक्टर में। उसके रॉक आ जाएगा, चट्टान, रॉक से ही मिट्टी बनती है, चट्टान से ही मिट्टी बनती है, ठीक है। सनलाइट से है, वाटर है। फिर एक केमिकल फैक्टर, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, रासायनिक, जैविक एवं भौतिक, ये 3 फैक्टर्स हैं। तो आप इसको चार्ट के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, कि फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल्स। उसमें डालेंगे आप फिजिकल फैक्टर, फिजिकल, केमिकल मतलब भौतिक, रासायनिक, और जैविक या बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है ना। जैविक फैक्टर, रासायनिक कारक और भौतिक कारक, ये 3 मेजर कारक है जो मिट्टी के निर्माण में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे को आप डिस्कस करेंगे, एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे कैसे रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ को दिखाने के बाद अब आएंगे आप मेन बॉडी में। इसमें दिया हुआ है कि कैसे रोल प्ले करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सम ऑफ द की फैक्टर्स दैट प्लेड इन द रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड द टाइप्स ऑफ पेरेंटियल मटेरियल। जिस सामग्री से कोई मिट्टी बन रही है सबसे पहले उसके बारे में बताना है, फिर क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में बताना है जो रोल प्ले करती है। टोपोग्राफी क्या क्या है, यहाँ पे आप देखिए हर जगह की जो मिट्टी होगी वो अलग अलग होती है। इंडिया का ये हम देखते हैं, अगर जोग्राफिकल फीचर्स देंगे तो ये पेनिनसुलर इंडिया है, है ना, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसकी जो सॉइल्स होगी बिल्कुल अलग होगी। नॉर्दर्न जो प्लेन है जो हिमालय के पास वाला उत्तरी, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं या एलुअल सॉइल बोलते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है ना, मृदा।
इसकी मिट्टी अलग होगी, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र इसकी मिट्टी अलग होगी। तो यहाँ पे जो मिट्टी में वेरिएशन है और इंडिया में 8 तरह की मिट्टी है, उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से आप ये देखिए कि नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी क्लाइमेट अलग है। साउथ इंडिया की क्लाइमेट अलग होगी, अगर नॉर्थ इंडिया को देखें हम, इसकी क्लाइमेट, साउथ इंडिया की क्लाइमेट, है ना, इन दोनों के क्लाइमेट में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि जो पेरेंटियल मटेरियल है उसके अलावा जो जलवायु है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो लैंड का फॉर्म है वो कैसा है, किस तरह का है, ठीक है ना, वो देखा जाएगा। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से वहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वहाँ पे, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम कितना लगेगा किस मिट्टी के बनने में, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे किस तरह से, ये सारे फैक्टर्स जो है मिट्टी के निर्माण में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स को एक एक करके जो है आप इलेबरेट करेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे। अगला है बॉडी, बॉडी में बताएंगे जो पेरेंटियल मेटल्स है उसके बारे में बताएंगे, वो सब इंट्रो का पार्ट था जो मैंने अभी ऊपर बात की। अभी बात करेंगे जो बॉडी है, बॉडी में मेन चीज़ों को करेंगे। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन का जो पहले इंट्रो में दे दिया, इंट्रो में हमने बता दिया कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है और बांटने का आधार क्या है, उसका नेचर है। मृदा के निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें भौतिक है, जैविक है, रासायनिक है। ये इंट्रो दे दिया। अब मेन बॉडी में आएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मृदा के निर्माण में बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो वो सेवरल फैक्टर्स में पहले पेरेंटियल मटेरियल, ठीक है ना, इसमें मेनली कौन होते हैं, रॉक और मिनरल्स, खनिज एवं चट्टानें आती हैं। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मिट्टी के बनने में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी विशेषताओं में और उसके उपजाऊपन में। ठीक है ना, काली मिट्टी आपको पता है कि वो महाराष्ट्र वाली या दक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, वो काली होती है, उसमें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और वो जो है सूखने पर जो है वो जो है भुरभुरी हो जाती है और उसके अलग से जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है। टोपोग्राफी, फिजिकल फीचर्स क्या है, मतलब वो एरिया पहाड़ी है, स्लोप है, एलिवेशंस है, डेन या वहाँ पे नदी किस तरह से बह रही है, एलिवेशंस कैसा है लैंड का, जैसे नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की मिट्टी होगी वो डिपेंड करेगा। हिमालयन रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, उसके स्लोप पे, उसके एलिवेशंस पे, उसके ड्रेनेज पे डिपेंड करेगी कि वहाँ से कौन सी नदी जो है बह रही है। ठीक है ना, उसमें वाटर एंड सेडिमेंट कितना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो टोपोग्राफी दूसरा फैक्टर है जो मृदा के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑर्गेनिज्म, ये जीव जो है सूक्ष्म जीव, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सूक्ष्म जीव भी हो सकता है ना, जैसे कि सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे कैसे हैं वहाँ पे, और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखोगे सबसे पहले प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे बड़े जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि मिट्टी किस तरह से बनेगी। ठीक है, और वो जो है उसका नेचर क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अगला है आपका टाइम, ठीक है ना, समय। सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। अगर आपको मैं बताऊं कि ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी के परत है, ठीक है ना, तो ये जो लेयर है ये एक इंच लेयर बनने में सैकड़ों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी का जो बनना होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप उसके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो कितना लंबा प्रोसेस है मिट्टी के बनने में। तो एक एक परत जो मिट्टी का ऊपरी वाला परत है, एक छोटा सा परत है, उसको बनने में जो सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले है किसी भी मिट्टी के बनने में, जो है समय का भी बहुत बड़ा मत है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, वहाँ पे मानव गतिविधियाँ कैसा है, ठीक है नहीं, क्या है, मानव गतिविधि कैसी है वहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन कैसा है वहाँ पे, क्या पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। अगर जहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पे मिट्टी जो है कैसी होगी, वहाँ पे मिट्टी फॉर्मेशन सही नहीं होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो वनों का दोहन हो रहा है, जो वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, कृषि गतिविधियाँ वहाँ पे होगी और अर्बनाइजेशन होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती है, ये कहीं ना कहीं मिट्टी को जो है उसके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करती है। मिट्टी को बर्बाद करने में या मिट्टी के क्षयन में या मिट्टी के इरोजन में एग्रीकल्चर या ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, बहुत सारे काम हो गए ह्यूमन एक्टिविटीज़। वनों का काटना हुआ, उद्योग लगा रहा है, जाए कृषि कार्य हो रहे हैं या शहरीकरण हो रहा है, ये तीनों चीज़ें क्या करती है, ये मिट्टी की क्वालिटी को या मिट्टी के क्षरण को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है ना, कंजर्वेशन टिलेज में अडॉप्टिंग द कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिस सच एज रिड्यूस टिलेज और नो फार्मिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना, कैसे रोक सकते हैं मृदा के क्षरण को। जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि मृदा का जो अपर्दन हो रहा है या उसका क्षयन हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ख़त्म हो रही है या गिर रही है, तो उसको कैसे रोकेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, उस सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ऊपर का जो प्रॉब्लम है, अगर उसी को आप डिफरेंट वे में भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने बताया था क्या क्या फैक्टर है,
मृदा के बनने में बता दिया। अब मृदा की क्वालिटी क्यों गिर रही है, तो हमने देखा वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होने लगी है, अर्बनाइजेशन होने लग रहा है। अगर इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लें तो मिट्टी की जो है डिग्रेडेशन वो रुक सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कंजर्वेशन टीलेज, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का टीलेज प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है, रिड्यूस नो टीलेज फार्मिंग, ठीक, कैन हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोशन एंड इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा जो फैक्टर है कंजर्वेशन टीलेज, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देखेंगे। इसका हिंदी अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में भी है। इसको कहते हैं संरक्षण जुताई। संरक्षण जुताई पौधों को जैसे कि कम जुताई या बिना जुताई वाली खेती मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की संरचना में सुधार करने में मदद कर सकती है। मतलब इसमें जो जुताई होगी वो क्या ना के बराबर हो तो बहुत कम हो, तो इसके जरिए हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है कि एक ही खेत में जो है एक ही फसल नहीं उपजाना बल्कि अलग अलग फसल जो है उपजाना। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं crop rotation. Implementing crop rotation systems catch help to reduce soil degradation by preventing the building of pests and पैथोजेंस, इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे क्या है कि क्रॉप रोटेशन इसको कहते हैं कि मिट्टी जो मिट्टी है उसमें खेती आप कर रहे हैं तो वो फसल कैसी हो, वो उसको चेंज करके रोटेट करके हो। अगर धान उपजाए तो सालों भर धान नहीं उपजाना, धान उपजाया फिर गेहूँ उपजाया कभी दाल उपजाया, तो इस तरह से क्रॉप्स को क्या करेंगे, रोटेट करके करेंगे। उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो है कम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, केमिकल का कम यूज़ करेंगे। कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स क्या होता है, हेल्प टू प्रिवेंट, ये भी जो है मिट्टी के क्षरण को रोकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ठीक है ना। सॉइल को जो है रेनफॉल और विंड से भी है मिट्टी के अपरदन को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप्स जो है कवर क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन और एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग मान लो कोई खेती कर रहे हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रीज इनटू एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप लैंडस्केप है तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने जो एग्रोफॉरेस्ट्री है मतलब वैसी खेती जहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और साथ साथ बागानी कृषि भी कर रहे हैं, एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, कृषि सहायक क्रियाएं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ खेती करते हैं, कुछ लोग खेती के अलावा भी और जो एक्टिविटीज़ होती है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है, डेयरी फार्मिंग हो गई या बागानी खेती हो गई, फूल वूल उपजाना हो गया, या वैसी चीज़ें कृषि मुख्य जो क्रॉप्स है धान गेहूँ, उसके अलावा अलग से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है उसकी खेती कहते हैं, इसको कहते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ये भी जो है मिट्टी के क्वालिटी को बना सकती है, उसको जो है क्षरण होने से रोक सकती है। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यहाँ पे क्या मिट्टी संरक्षण के जो उपाय हैं उसको करना चाहिए, जैसे टेरेसिंग, पहाड़ी इलाकों में जो टेरेसिंग करके जो है खेती की जाती है। काउंटर फार्मिंग, ये भी एक तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का। अन बिल्डिंग चेक डैम्स, जो आपके डैम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उस तरह से भी जो है वहाँ पे खेती के बिल्डिंग चेक डैम्स। चेक डैम कैन हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। ये सारे जो मेजर्स हैं मिट्टी कंजर्वेशन के, उसके जरिए भी जो है हम खेती को में जो मिट्टी के क्षरण हो उसको रोक सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा जो सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, इसको हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं हम लोग। मृदा संरक्षण की यहाँ पे देखिए टेरेस खेती, जो पहाड़ी इलाका होता है खास करके नॉर्थ ईस्ट के खेतों में उसको समोच्च खेती कहते हैं। समोच्च खेती मतलब हिल एरिया में इस तरह से जो है पहाड़ी में सीढ़ी की तरह बना बना करके जो है खेती करते हैं। चेक डैम, चेक डैम का निर्माण के मतलब पानी का जो वहाँ पे रोक करके वहाँ पे खेती किया जाएगा। मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। सतत भूमि को, सस्टेनेबल लैंड यूज़, ये क्या होता है, ये ऐसी होती है जिसमें चराई और वनों की कटाई को कम करता है, ठीक है। इस तरह की स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाना, मतलब वहाँ पे ऐसी खेती करना जहाँ पे जो है चराई या ग्रेजिंग जो टेंडेंसी है या जो चराई करते हैं उसको कम करते हैं। वनों की कटाई को रोक कर करें, ठीक है ना। मिट्टी के क्षरण को हम कम कर सकते हैं और मिट्टी की हेल्थ में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सतत जल प्रबंधन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर में जो क्या था वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई प्रणाली, इसको अपना के भी हम वाटर को जो है अब ये मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वाटर को इस तरह से मैनेज करना, ठीक है, जिससे जो है मिट्टी का जो है कटाव कम से कम हो और मिट्टी जो है अच्छे क्वालिटी में बनी रहे, केमिकल्स वगैरह को कम यूज़ करके, ठीक है। इस तरह से भी जो है हम मिट्टी के प्रबंधन को बना सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को जो है बेहतर बना सकते हैं। और लास्ट में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, आपको पता है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2017 की है कि सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। कहाँ से, राजस्थान से सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, मतलब मिट्टी की क्वालिटी को समय समय पे लैब में जो है मॉनिटर करके उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना और मिट्टी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे खेती करना, ठीक है। तो इसको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया था, हर क्षेत्र की मिट्टी को जांच करके उसकी हेल्थ कैसी है, मिट्टी में फर्टिलिटी कैसी है, ठीक है, और वो मिट्टी की क्वालिटी बढ़ रही है, घट रही है, स्टैग्नेट है, उसके आधार पर जाँच करके जो है वहाँ पर खेती कार्य किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन था आपको सॉइल्स के बारे में, उसमें
क्वेश्चंस को हमने देखा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करनी है इंट्रो में, और आपको बताना है कि मिट्टी के निर्माण में जो प्रकृति है उसके आधार पर भारत की जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ये दिखाने के बाद इंट्रो में उसके बाद फैक्टर पे डिस्कस करनी है कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स के बारे में आप बात की हमने, पेरेंटियल मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो मिट्टी के निर्माण में। दूसरा जलवायु जिसको क्लाइमेट कहते हैं, टोपोग्राफी, ठीक है ना, जो संरचना है भूमि की, लैंड की, वो भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों या छोटे जीव हो, सूक्ष्म जीव हो वो। और समय भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मिट्टी के निर्माण में, लंबा समय लग जाता है मिट्टी को बनने में। ह्यूमन एक्टिविटी सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे शहरीकरण हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, मानव बसाव हो रहा है, खेती एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होने लगा है, ठीक है ना। कंजर्वेशन, अब इसको रोक कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन टीलेज, खेती में कंजर्वेशन करना है। टीलेज कैसे करनी है, टीलेज का मतलब है कि वहाँ पे जो खेती करेंगे आप वहाँ पे कम से कम टीलेज होगा, टिल फार्मिंग करेंगे, रिड्यूस टीलेज करेंगे। क्रॉप रोटेशन, एक फसल नहीं उपजाएंगे, फसलों को बदल बदल के उपजाएंगे, ठीक है। दूसरा है कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स का मतलब होता है ये जो है मिट्टी के कवर क्रॉप्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके अलावा हम पे कुछ एक्स्ट्रा पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम से कम होगा। खेती तो करेंगे ज़मीन में, लेकिन उसके अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगा के रखेंगे जिससे वो मिट्टी के कटाव नहीं होने दे। और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, मिट्टी को बचाने वाले जितने भी उपाय हैं वो सारे उपाय हम अपनाएंगे जिससे जो है मिट्टी का कम से कम क्षरण हो। और सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिस, हम जो लैंड का भी यूज़ करेंगे उसमें भी ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का कटाव कम से कम हो और जो है मिट्टी जो है मेंटेन रहे। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये भी एक उपाय है कि पानी का जो यूज़ करेंगे वो हम सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहीं पे करेंगे, जहाँ पे कम पानी की ज़रूरत है वहाँ पे कम पानी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये सारी जो मेजर्स हैं इसके जरिए भी हम मिट्टी के जो है हेल्थ, और अगला है लास्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब होता है कि मिट्टी के हेल्थ को मॉनिटर करके, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट लिखा हुआ है उसी का एक पार्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड। मतलब मिट्टी को समय समय पे लैब में जांच करके उसके हेल्थ के बारे में देख करके उसी हिसाब से जो है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें दिखा देने के बाद यहाँ पे देखिए एक है कि परम आयुष ने जो है 70वीं और 71वीं बैच के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बारे में मैं बात कर लूँगा थोड़ा से। ये बैच जो है अभी स्टार्ट है, इसमें 33 फ्री टेस्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जिसमें जो है 14 टेस्ट हो चुका है। अगला जो टेस्ट है संडे को, आने वाले संडे को, उसमें 15वां टेस्ट होगा, ठीक है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, उसमें आप अपियर हो सकते हैं। टोटल 33 टेस्ट है। अगले टेस्ट के बाद जो बाकी टेस्ट हैं वो क्या है, फुल लेंथ टेस्ट है। आप लोग जहाँ भी हैं वो टेस्ट के लिए आएँ, यहाँ पे ऑफलाइन में आके टेस्ट दे सकते हैं। दोनों मीडियम में टेस्ट है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में आके दे सकते हैं। इसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। हार्ड कॉपी अगर ऑफलाइन देते हैं तो हार्ड कॉपी मिलेगी और अगर ऑनलाइन देते हैं तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो वॉरियर बेंच लॉन्च होने वाला है 100 डेज 100% गारंटी। ये पिछली बार परम आयुष ने जो शुरू किया था 69th में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन, और अगर सारे क्लास लेक्चर वीडियो को मिला दो तो 100 के आसपास क्वेश्चन परम आयुष के टेस्ट सीरीज क्लास से वॉरियर बैच से मिले थे, ठीक है। और इसमें 100 डेज की गारंटी है। ये 100 डेज की क्लास है और 100% प्री की गारंटी है। मतलब आपके प्री क्वालिफाई की 100% गारंटी है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आपके 70वीं बीपीएससी में जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जो वॉरियर बेंच लॉन्च होने वाला है। इसके लिए कुछ भी आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसको आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में जानना है कि तैयारी कैसे करनी है, तो परम आयुष का जो 50-50 स्ट्रेटजी है पर अभिजीत सर का, उसको जरूर देखिए आप कि आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये वॉरियर बैच है जो क्रैश कोर्स है 70वीं बीपीएससी के लिए परम आयुष बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर पता कर सकते हैं इस बैच के बारे में। और इसमें पिछली बार जो है लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन जो है इससे क्लास से, वीडियो क्लास से, टेस्ट सीरीज से सबसे आए थे वॉरियर बैच में 70वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच 70वीं 31वीं की जो है चालू है, उसके बारे में आप जो है पता कर सकते हैं, ठीक है, कॉल करके। तो ये है। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वीडियो में जो आपको डे 48 के क्वेश्चंस होंगे या बाकी जो पिछला बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मिट्टी के निर्माण के कारकों के बारे में बात की, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और उस फैक्टर के अलावा हमने जो है मिट्टी के क्षरण को कैसे रोक सकते हैं, उसके डिग्रेडेशन को, उसके बारे में बात की। इसमें आप फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने हिस्सों में बांटा, तो उसको ज़रूर ऐड करेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने भारतीय मिट्टी के प्रकृति के आधार पर जो है मिट्टी को 8 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। ये ज़रूर आप मेंशन करेंगे और उस सारे आंसर्स को इसमें ऐसे लिखेंगे। फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे तो और बेहतर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जो बाकी डेज का बचा हुआ पिछला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।